नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, लग रहा है ऐसा जैसे तेजस्वी यादव ने फाइनल फैसला कर लिया है। फैसला ये कि शायद बहुत अधिक समय तक कांग्रेस पार्टी के साथ अब आगे रिश्ता निभाना मुश्किल है, और यदि रिश्ता बचेगा, रिश्ता निभाना है अगर कांग्रेस पार्टी को, तो आरजेडी की शर्तों पर ही कांग्रेस पार्टी को रिश्ता निभाना पड़ेगा। जिस प्रकार की परिस्थिति आप देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस और आरजेडी के बीच संवादहीनता की स्थिति बन गई है। संवादहीनता ऐसी कि मुकेश सहनी के मुद्दे पर जब राहुल गांधी ने फोन किया तो राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को फोन नहीं किया, बल्कि राहुल गांधी ने लालू यादव को फोन किया। मामला अहंकार का है और मामला सत्ता का है। मामला सत्ता में हिस्सेदारी का है। आपको पता है कि जब तेजस्वी यादव विगत सोमवार को दिल्ली गए थे, पिछले सोमवार की बात मैं कर रहा हूं, जिस दिन दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी थी आईआरसीटीसी घोटाला के मामले में और लैंड फॉर जॉब के मामले में, उसके बाद तेजस्वी यादव राहुल गांधी से मिलने गए, लेकिन राहुल गांधी ने मिलने से मना कर दिया। राहुल गांधी ने संदेशा दिया कि भाई आप केसी वेणुगोपाल, जो कांग्रेस पार्टी के संगठन के महामंत्री हैं, महासचिव हैं, उनसे जाके बात कर लीजिए। उसके बाद तेजस्वी यादव बिना केसी वेणुगोपाल से मिले बगैर वापस सोमवार को रात्रि के 11 बजे पटना वापस पहुंच गए। और पटना आने के बाद से लगातार तेजस्वी यादव ने कांग्रेस से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखा है। तेजस्वी यादव नाराज मुकेश सहनी से भी हुए, क्योंकि आपको पता होगा कि रविवार को जब मुकेश सहनी ने कहा था कि महागठबंधन बीमार हो गया है, डॉक्टर से मिलने जा रहा हूं, तो वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि राहुल गांधी थे। मुकेश सहनी को लग गया, एहसास हो गया था कि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के दिमाग में कुछ विशेष चल रहा है। तो मुकेश सहनी ने यह प्रयास किया था कि कांग्रेस के साथ मिलकर तेजस्वी यादव के साथ कोई गेम किया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। मतलब ये कोई कैपिटलाइज नहीं हो सका। एक संबंध तो बना मुकेश सहनी और राहुल गांधी के बीच, और उसी बने हुए संबंध का परिणाम था कि जब शुक्रवार को तक कोई फैसला नहीं हुआ, तो फिर दीपांकर भट्टाचार्य को आगे करके राहुल गांधी ने लालू यादव से बात किया, तेजस्वी यादव से बात नहीं की। और उसके बाद, उस घटना के बाद से आप लगातार देख लीजिए, लगातार कई विधानसभा क्षेत्र जहां पर कि कांग्रेस पार्टी पिछली बार लड़ी थी, और इस बार भी मोटे तौर पे माना जा रहा था कि वो सीट, उन सीटों पर कोई विवाद नहीं है, आरजेडी लड़ना नहीं चाहती है। आरजेडी के पास कई सीट पे उम्मीदवार नोटिस में नहीं था। ऐसे भी सीटों पे जहां तेजस्वी यादव को लगा कि आरजेडी लड़ सकती है, नहीं तो फिर सीपीआई, सीपीआई-एमएल को ही नहीं बल्कि सीपीएम जैसी पार्टी, जिसका कि बिहार में कोई आधार नहीं है, उससे भी नॉमिनेशन करवा दिया गया वहां जहां कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार लड़ रहे थे। और 2 सीट ऐसी है जहां मुकेश सहनी के उम्मीदवार लड़ रहे थे। कांग्रेस जहां लड़ रही है वहां पर 10 विधानसभा सीटें ऐसी है जहां पर कि आरजेडी या वाम दल के उम्मीदवारों ने नामांकन कर दिया है। तो ये परिस्थिति है। तो इन परिस्थितियों को अगर आप समग्रता में देखेंगे, ठीक है, तो ये बात स्पष्ट हो चुका है कि शायद तेजस्वी यादव को यह बहाना मिल गया कि अब कांग्रेस से फरिया लिया जाए। तो लगता है ऐसा ही है, जिस प्रकार से अंत में अब तो यहां तक कि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, उनके खिलाफ भी उम्मीदवार देने की बात हो चुकी है। चर्चा ऐसी है कि कदवा में, जहां से कांग्रेस पार्टी के नेता विधायक दल
शकील अहमद खान चुनाव लड़ रहे हैं, वहां भी उम्मीदवार देने की बात हो रही है आरजेडी की तरफ से। तो सवाल ये उठ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों तेजस्वी यादव कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते। कोई, चूंकि गठबंधन की राजनीति में सबको कंप्रोमाइज करना पड़ता है। आपने अभी देखा एनडीए में किस प्रकार की परिस्थिति थी, किस प्रकार से मुंडे मुंडे मथिर भिन्ना था। तेज चिराग पासवान अलग राग अलाप रहे थे, जीतन राम मांझी अलग राह पकड़ चुके थे, उपेंद्र कुशवाहा अलग खेलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन फिर भी कोई तो था जो सबको एक साथ लेकर आ रहा था। जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा भड़के, तो उपेंद्र कुशवाहा को नित्यानंद राय ने एस्कॉर्ट किया और उनको एस्कॉर्ट करके दिल्ली ले गए। दिल्ली ले आकर अमित शाह से मिलवाया, अमित शाह से मिलवाकर फिर पटना साथ में लेकर आए। तो ये होता है समन्वय। अगर गठबंधन की राजनीति है तो गठबंधन की राजनीति में जो बड़ा दल होता है उसको त्याग करना पड़ता है, क्योंकि वहां एनडीए में तो बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला है, मुख्यमंत्री बनने वाले हैं नीतीश कुमार। लेकिन फिर भी चूंकि केंद्र की राजनीति में बीजेपी बड़ा भाई है, तो बीजेपी अपनी भूमिका का निर्वाह कर रही है। चिराग पासवान अलग राह पकड़ चुके थे, लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ उल्टा पुल्टा बोल रहे थे, लेकिन अब उसको मैनेज कौन किया, किसने किया? तो बीजेपी ने किया। और उस दौरान आप देखे होंगे जनता दल यूनाइटेड ने एकदम चुप्पी लगा दिया था। मतलब सबके सब झगड़ा खत्म करना चाहते थे, ये थी दिक्कत। लेकिन यहां पर क्या मामला है, यहां पर कोई झगड़ा समाप्त नहीं करना चाहता, सबके सब अड़े हुए हैं। अब प्रथम चरण का नामांकन खत्म हो चुका है, द्वितीय चरण का भी नामांकन जो है सोमवार तक ही है, सोमवार को दीपावली भी है। उसके बावजूद देखिए कि अब तक जो है संवादहीनता ऐसी है, तो इसका तो लक्षण एक ही है नहीं कि आरजेडी ने तय कर लिया है कि अब रिश्ता शायद नहीं बचेगा। और उसके कुछ कारण भी है, जेन्युइन कारण भी है। देखिए सीधा है कि जब तेजस्वी यादव ने सत्ता में हिस्सेदारी तेज प्रताप के साथ नहीं किया, तो कांग्रेस के साथ कैसे होगा, मुकेश सहनी के साथ कैसे होगा? यहां तो स्पष्ट डिमांड हो रहा है ना कि एक डिप्टी सीएम चाहिए, 2 डिप्टी सीएम चाहिए। सीटों पर तो है ही मामला, सीट से आगे। आपने मुकेश सहनी को सुना ना, मुकेश सहनी ने क्या कहा? क्या कहा मुकेश सहनी ने? मुझे राज्यसभा नहीं चाहिए, मुझे विधान परिषद नहीं चाहिए, मुझे डिप्टी सीएम बनना है। संकेत क्या है? मैं किसी की बात को जस्टिफाई नहीं कर रहा। मैं कौन होता हूं जस्टिफाई करने वाला? मैं केवल, आप हमारे दर्शक है तो आपको वस्तु स्थिति को एक ईमानदारी के परिप्रेक्ष्य में समझने और समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एक ईमानदार विश्लेषण पर करने का प्रयास कर रहा हूं कि किसकी नीयत कैसी है, कौन किसकी नीति कैसी है और कौन क्या सोच रहा है। इसको केवल आपके साथ समझने का प्रयास कर रहा हूं। मैं किसी भी पार्टी का पक्ष नहीं, चाहे राजद या कांग्रेस, किसी की नहीं। मेरा कोई बैटिंग करने का किसी के पक्ष में कोई इरादा नहीं है। मेरा ये डिस्क्लेमर है मित्रों, ठीक है। मैं एक वोटर हूं, चुनाव के दिन अपना मत डालता हूं, लेकिन जब मैं पॉलिटिकल आइडिया के मंच पर बैठता हूं तो फिर मेरी जिम्मेवारी यही होती है कि मैं केवल सच बताऊं, और सच सबूत मांगता है। मैं सबूत देने को तैयार हूं हर सच के लिए, ठीक है। तो सवाल ये उठता है कि तेजस्वी यादव इस बार क्यों नहीं झुकना चाहते? तो मैंने बताया है आपको कि चूंकि कांग्रेस या मुकेश सहनी की तरफ से जो डिमांड हो रहा है डिप्टी सीएम का, तो तेजस्वी यादव को लग क्या रहा है कि अब तक यदि वो मुख्यमंत्री बनते हैं और ये लोग मंत्री बनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिप्टी सीएम मांगेंगे, और वो भी डिप्टी सीएम कौन? तो एक दलित चाहिए, एक मुसलमान चाहिए। तो फिर तेजस्वी यादव का जो सबसे बड़ा कैपिटल है, क्या है कैपिटल? एम में एम पहले आता है, मुसलमान। तेजस्वी यादव मतलब अगर मुसलमान का कोई दूसरा नेता बन गया और वो उप मुख्यमंत्री भी रहेगा बिहार में, तो क्या उसके बाद तेजस्वी यादव मुसलमानों के नेता रह पाएंगे? मुसलमान उनको पहली प्राथमिकता देगा? तो ये संकट है तेजस्वी यादव की। अगर कोई दलित, देखिए दलित राजनीति भी अगर देखेंगे बिहार में भी, देश भर में भी 2 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। एक वर्ग वो दलित है जिसका कि आप कह सकते हैं 2014 के बाद कुछ ना कुछ हिंदूकरण हुआ है, बीजेपी के पक्ष में भी जाती है वो वोट, चाहे वो चिराग पासवान के कारण जाए, चाहे जीतन राम मांझी के कारण जाए, चाहे कहीं जनक राम के कारण जाए, चाहे कहीं गुरु प्रकाश पासवान के कारण जाए, मतलब जाता है।
दूसरी तरफ कुछ दलित ऐसे हैं जो अपने आप को मानते हैं कि नहीं, हम हिंदू नहीं हैं, हम मुसलमानों के ज़्यादा नज़दीक हैं, मुस्लिम राजनीति के ज़्यादा नज़दीक है। तो ऐसे लोग अभी भी एक तरफा तेजस्वी यादव को वोट करते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई दलित राजेश राम अगर बिहार का उप मुख्यमंत्री बन जाता है, तो फिर उसके बाद दलित किसको नेता मानेंगे, राजेश राम को या फिर तेजस्वी यादव को? क्या बिहार का पासवान जाति के लोग तेजस्वी यादव को नेता मानते? नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? इसलिए कि पासवान समाज का अपना बड़ा नेता है चिराग पासवान, पहले रामविलास पासवान थे। मुसहर समाज के लोग क्या तेजस्वी यादव को नेता मानते हैं? नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? इसलिए कि मुसहर समाज से जीतन राम मांझी बड़े नेता के रूप में उभर चुके हैं। अब अगर कोई गैर पासवान, कोई रविदास समाज का व्यक्ति, कोई राजेश राम जैसा व्यक्ति अगर बिहार का उप मुख्यमंत्री बन गया, तो फिर रविदास जो 5% है बिहार में, वो किसको नेता मानेंगे? सवाल है ना। उत्तर प्रदेश में जब तक मायावती जाटव समाज की मुख्यमंत्री नहीं बनी थी, तो जाटव तो किसी को वोट दे रहा होगा, चाहे वो स्थानीय स्तर पर ही हो, चाहे जिस किसी भी पैमाने पर हो, वोट डालता होगा ना। लेकिन जब मायावती मुख्यमंत्री बन गई, तो जाटव 100% मायावती के साथ है या नहीं है? 90 के पहले भी यादव नेता बिहार में नहीं थे क्या? बड़े बड़े थे, शेर बिहार, राम लखन सिंह यादव शेर बिहार कहलाते थे। राम लखन सिंह यादव को ऐसा, मैंने जब कोई कहता है ना कि भाई यादव राजनीति मतलब लालू यादव से ही शुरू होती है, नहीं, ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने 90 से पहले की राजनीति को देखा है, उनको पता है दुर्गा प्रसाद राय बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। राम लखन सिंह यादव को शेर बिहार कहा जाता था। कोई गूगल कर ले, पता कर लीजिए, आप पुरानी पीढ़ी के लोगों से पूछिए। जो कोई भी राजनीति में रुचि रखने वाले 50+ उम्र के लोग हैं, जिन्होंने 90 से पहले की राजनीति देखी है, वो जानते हैं राम लखन सिंह यादव की क्या हैसियत थी बिहार की राजनीति में। राम जयपाल सिंह यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे। दरोगा प्रसाद राय बिहार के मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, समाजवादी आंदोलन में तो यादव नेताओं का तांता लगा हुआ था। अनूप लाल यादव, विनायक प्रसाद यादव, महावीर प्रसाद यादव, गजेंद्र प्रसाद हिमांशु, उसके बाद मुंगेर के रामदेव सिंह यादव। ठीक है, बीजेपी में उस समय बीजेपी में बिहार झारखंड एक था। जगदम्बी प्रसाद यादव भाजपा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष थे। जनार्दन प्रसाद यादव, नंद किशोर यादव, ज्ञानेश्वर यादव, रामदास राय छपरा तरैया वाले। ठीक है, तो ऐसे मैंने कई लोग थे वामपंथी दल में, कई यादव जाति के नेता हुआ करते थे। तो ये सच्चाई है, ऐसा थोड़े कि लालू यादव से ही यादव की राजनीति शुरू हुई है। लेकिन जब लालू यादव मुख्यमंत्री बन गए, तो लालू यादव का कद इतना बड़ा हो गया कि उस कद के आगे हर नेता बौना हो गया। वही बात होती है कि अगर कोई राजेश राम डिप्टी सीएम बन गया, कोई मुसलमान बिहार का डिप्टी सीएम बन गया, कोई अति पिछड़ा मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बन गया, तो फिर वो जाति, उस जाति को अपना हीरो मिल जाता है। तो फिर कोई लालू यादव दूसरा पैदा ले लेता है, सहनी में लालू यादव हो जाएंगे, कोई दलित के लालू यादव हो जाएंगे, कोई मुसलमानों के लालू यादव हो जाएंगे, मतलब एक छत्र। तो ये चीजें होती है, और इसी चीज से तेजस्वी यादव को डर लगता है कि बीजेपी के खिलाफ बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ अगर कोई विकल्प हो तो केवल तेजस्वी यादव हो। यही असुरक्षा की भावना तेजस्वी यादव को आज डरा रही है। क्यों? इसलिए कि कांग्रेस पार्टी अब हक मांग रही है। हक मांग रही है किसकी? तो राजेश राम के लिए हक मांग रही है, एक मुसलमान डिप्टी सीएम के लिए मुकेश सहनी। तो ये मामला है। तो ये मामला अगर फलीभूत हो गया, अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन मुख्यमंत्री के साथ साथ राजेश राम डिप्टी सीएम, एक मुसलमान डिप्टी सीएम और एक मुकेश सहनी डिप्टी सीएम, तो बताइए तेजस्वी यादव की अगले चुनाव में क्या स्थिति होगी? क्योंकि तेजस्वी यादव की पार्टी जो है किसी विचारधारा आधारित तो न कम्युनिस्ट पार्टी है न बीजेपी है। ये तो बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है, घोषित है। कम्युनिस्ट पार्टियां साम्यवाद की राजनीति करती है, माओवादी है, लेनिनवादी है, कोई नहीं। सच्चाई है ना। आरजेडी की क्या राजनीति है बताइए? लालू यादव की कौन सी राजनीति है, कौन सी विचारधारा है? केवल सत्ता के अलावे एक पार्टी बनी, जिस पार्टी को सत्ता चाहिए, इसके अलावे और क्या है बताइए? कुछ है? नहीं है या नहीं है? बताइए, कमेंट करके बताइएगा। मैं बता रहा हूं क्या है। सबसे पहले 1973 में जब लालू यादव पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष बने थे, पटना विश्वविद्यालय राजनीतिक यात्रा की बात मैं कर रहा हूं, लालू प्रसाद यादव की। देख लीजिए, लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक यात्रा की शुरुआत कहां से हुई? आरएसएस की गोद से हुआ है भैया। कहां? पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष बने थे। किसके समर्थन से?
आरएसएस के समर्थन से, एबीवीपी के समर्थन से, विद्यार्थी परिषद के समर्थन से, सुशील मोदी जनरल सेक्रेटरी और लालू यादव अध्यक्ष, लालू प्रसाद यादव अध्यक्ष, सुशील मोदी सचिव, संयुक्त सचिव रविशंकर प्रसाद जो अभी केंद्रीय मंत्री थे, पटना के सांसद, वो संयुक्त सचिव थे। अब आप अनुमान लगाइए, अब आप अनुमान लगा लीजिए कि लालू यादव अध्यक्ष, सुशील मोदी महासचिव, और ये जो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी हुआ करती थी उसके उम्मीदवार थे लालू यादव, और विद्यार्थी परिषद के उम्मीदवार थे रविशंकर प्रसाद और सुशील मोदी। तो उसके बाद 74 का छात्र आंदोलन, 74 के छात्र आंदोलन में पूरे के पूरे पटना के आरएसएस के ऑफिस में बैठकर लालू यादव के.एन. गोविंदाचार्य के साथ बैठक किया करते थे। के.एन. गोविंदाचार्य जो आरएसएस के प्रचारक थे उन दिनों, बाद में वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बने, उनके साथ बैठकर मीटिंग किया करते थे। सुशील मोदी अश्विनी चौबे के साथ लालू यादव राजनीति किया करते थे। 77 में लोकसभा चुनाव लड़े, किसके सहयोग से जीते? जनसंघ और समाजवादी, यही मिली थी जनता पार्टी में। साथ ही कांग्रेस छोड़कर कुछ लोग आए थे, कांग्रेस ओ के नाम पर। तो पहली बार सांसद बने संघ के, आरएसएस के गोद में बैठकर। 90 में मुख्यमंत्री कैसे बने थे भाई? किसको हराकर? एक दलित नेता को हरा के मुख्यमंत्री बने थे। और दलित नेता रामसुंदर दास को हराने के लिए रघुनाथ झा का हेल्प लिया था या नहीं लिया था बताइए? रघुनाथ झा का मदद लेकर, रघुनाथ झा को शिखंडी बनाकर रामसुंदर दास को हराया गया था कि नहीं? सच है या नहीं? झूठ होगा तो बताइएगा हमको। जो लोग जानकार हैं उनसे कंफर्म कर लीजिए, मैं पूरा बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है? तो वहां रामसुंदर दास को हराने के लिए किसका उपयोग हुआ? रघुनाथ झा का और ठाकुर चंद्रशेखर का, जो बाद में प्रधानमंत्री बने, उनका उपयोग और रघुनाथ झा का उपयोग किया गया बिहार में रामसुंदर दास को हराने के लिए। रामसुंदर दास का वोट काटने के लिए केवल रघुनाथ झा को खड़ा कराया गया। ठीक है, मैं बता रहा हूँ सामाजिक न्याय, साम्यवाद, सबकी बात बता रहा हूँ कि कौन सी विचारधारा है भाई, देखिए आप। उसके बाद आइए, वो सरकार बिहार में बीजेपी के समर्थन चल रही थी, लेकिन चूंकि मुसलमानों का हीरो बनना था लालू यादव को, मुलायम सिंह यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी को, चूंकि आडवाणी जा कहाँ रहे थे? अयोध्या। गिरफ्तारी होनी थी उत्तर प्रदेश में, अयोध्या में। तो अगर चूंकि बीपी सिंह और मुलायम सिंह में 36 का आंकड़ा था, बीपी सिंह के नजदीक अजीत सिंह थे और मुलायम सिंह चंद्रशेखर के नजदीक थे, ठीक है, आंतरिक राजनीति जो जनता दल का था उसमें। तो मुलायम सिंह अगर लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करेंगे अगर, तो मुलायम सिंह मुसलमानों के हीरो बन जाएंगे, यह बीपी सिंह को मंजूर नहीं था। इसीलिए लालू यादव ने गिरफ्तार कर लिया बिहार में, लालू यादव हीरो बन गए मुसलमानों के। तब बीजेपी ने बिहार में समर्थन वापस लिया, और जब बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया तो बीजेपी के 10 विधायकों को तोड़कर इंदर सिंह नामधारी, समरेश सिंह जैसे 10 विधायकों को, वो 10 के 10 कौन थे? वो हिंदूवादी नहीं थे क्या? सब का सब संघ का स्वयंसेवक था, आरएसएस के स्वयंसेवक थे। दुखा भगत, इंदर सिंह नामधारी, समरेश सिंह, पता कर लीजिए। रामदास राय बीजेपी के अध्यक्ष बनने वाले थे, उनको तोड़कर लेकर आए थे राजद में, जनता दल में, लालू यादव मुख्यमंत्री का कुर्सी बचाने के लिए। सच है या नहीं है? उतना ही छोड़ दीजिए। जब 2015 में, उसके बाद 2015 में जब लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार के साथ चुनाव जीते, तो नीतीश कुमार से क्या वादा हुआ था अंडर द टेबल में नहीं पता, लेकिन साल भर के बाद लालू यादव कोशिश करने लगे कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनवा ले। तेजस्वी यादव जाके मिले थे नितिन गडकरी से, तब ना नीतीश कुमार का कान खड़ा हुआ
और नीतीश कुमार धड़ाक 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 जितना सबूत था तेजस्वी यादव के खिलाफ निकाल कर ललन सिंह के माध्यम से सुशील मोदी तक पहुंचाने लगे। और सुशील मोदी डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके मिट्टी घोटाला, तो मॉल वाला मामला, इस सब मामला का माने उजागर करने लगे। तो ये सच्चाई है मित्रों, सच्चाई यही है कि केवल सत्ता चाहिए, विचारधारा कुछ नहीं है। आज आप नोट करके रख लीजिए, नोट करके रख लीजिए, मैं बता रहा हूं, यदि मुसलमानों ने इस चुनाव में तेजस्वी यादव को वोट नहीं दिया, मुसलमानों ने आरजेडी को वोट देना बंद कर दिया, तो तेजस्वी यादव बीजेपी से कंप्रोमाइज करेंगे, बीजेपी से समझौता कर लेंगे। अगर उसके बाद भी सरकार नहीं मिलेगी तो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि सत्तावादी हैं, कोई समाजवाद नहीं है, कोई धर्मनिरपेक्षता नहीं है। मैंने उदाहरण बताया आपको। और आज पहली बार नहीं है कि किसी राजेश राम को और किसी मुकेश सहनी को नकारा जा रहा है। रमई राम लालू यादव की सरकार में मंत्री थे, एक दलित, एक दिन कहीं पर किसी ने मुकुट पहना दिया था चांदी का, छीन लिया गया था, पता कर लीजिए, छीन लिया गया था। तू मुकुट पहनवा हो, मुकुट छीन लिया गया था रमई राम का, कि मुकुट तो राजा पहनता है, हम राजा हैं। याद पता कर लीजिए, जिस दिन लालू यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लालू प्रसाद यादव के मंच पर केवल एक कुर्सी हुआ करती थी, केवल एक। इसके अलावा और सब नेता नीचे बैठते थे मंच पर, केवल एक कुर्सी होती थी। जब लोग लालू यादव से पूछते थे कि आपकी मंच पर केवल एक कुर्सी है, तो कहा करते थे कि मैं कुर्सी छोड़ता ही नहीं हूं, इसलिए कोई बैठ जाएगा। लेकिन दरअसल वो सामंतवादी मानसिकता थी, वो मानसिकता सामंतवादी मानसिकता है। सामंतवाद किसी जाति का मतलब आप माने बपोती है क्या? नहीं, किसी जाति का बपोती नहीं होता है सामंतवाद, मानसिकता है। सामंतवाद एक मानसिकता है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं, तेजस्वी यादव कभी भी नहीं झुकेंगे, कभी नहीं झुकेंगे, गारंटी से नोट करके रखिए। अगर झुके तो तेजस्वी यादव खत्म, बिहार से राजद की राजनीति खत्म हो जाएगी। और कांग्रेस इस बार जिस प्रकार की राजनीति करने का प्रयास बिहार में कर रही है, उसका मकसद ही वही है, उसका मकसद ही वही है कि कांग्रेस को लग गया है कि जब तक कांग्रेस पार्टी खुद को मजबूत नहीं करेगी, तब तक ये क्षेत्रीय दल कांग्रेस को ब्लैकमेल करके अपना हित साधते रहेंगे, कांग्रेस को कुछ नहीं मिलना है। ये मूल मकसद है। आपको कैसा लगता है? आप क्या सोचते हैं? बताइएगा कमेंट करके। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है? लाइक कीजिएगा, पसंद आता है शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। ठीक है, इतना केवल वादा है कि राजनीति को समझने के लिए हर वक्त अपनी आंख, कान और दिमाग को खुला रखिए। अगर हम आप जैसे लोग जो अपने आप को समाज के प्रबुद्ध वर्ग कहते हैं अगर, तो फिर हमारे लिए समाज महत्वपूर्ण है, कोई नेता महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए नीति महत्वपूर्ण होना चाहिए, नीयत महत्वपूर्ण होना चाहिए। और कहा जाता है कि जनता जितनी सजग होगी, नेता उतने कुशल होंगे। अगर हम सजग नहीं होंगे तो हर नेता, चाहे कारण है वो उसका, पार्टी से मतलब नहीं है, व्यक्ति से मतलब नहीं है, एक नीतिगत सिद्धांत है कि पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, कि सत्ता भ्रष्ट होती है। कोई होगा, लालू यादव के बदले नीतीश कुमार आए, क्या नीतीश कुमार की सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है क्या? आकंठ डूबा हुआ है ये सरकार भ्रष्टाचार के अंदर, लेकिन क्या है, लेकिन ये प्लान्ड है। लालू यादव की सरकार से ज्यादा भ्रष्ट सरकार है नीतीश कुमार की सरकार, अधिक भ्रष्ट है। क्यों है? तीसरी आएगी ना, वो भी भ्रष्ट होगी। क्यों पता है? इसलिए कि हम और आप जैसे लोग राजनीति को समझने का प्रयास नहीं करते। हमें क्या लगता है ना कि हमारी जाति का जो गुंडा है वो हमारा हीरो है। तो जब तक हम मतदाता जैसे रहेंगे वैसे ही हमारी राजनीति रहेगी। हमें दूसरी जाति का भ्रष्टाचारी दिखता है, अपनी जाति का भ्रष्टाचारी कोई बहुत
प्रतिष्ठित व्यक्ति दिखता है, उसके अंदर बड़ा व्यक्तित्व दिखता है। तो ये जब तक हमारे, कमी किसी लालू यादव नीतीश कुमार में नहीं है, कमी हमारे अंदर है। सत्ता हमारे लिए नहीं है। आज नीतीश कुमार की सरकार ने, मैं छोटा सा, केवल वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं इसको कट शॉर्ट करता हूं, दूसरे वीडियो में फिर बात करेंगे। नीतीश कुमार की सरकार ने आज जितना पैसा खजाना लुटाया है बिहार का, क्या आम जनता के लुटाया है क्या? कहीं बख्तियारपुर से नीतीश कुमार लेकर आए हैं अपने घर से क्या? नहीं, हमारा ही पैसा हमारे पॉकेट में डाल रहे हैं, लेकिन बुर्बक बना रहे हैं। क्यों? चुनाव जीतने के लिए, केवल चुनाव जीतने के लिए। लोक कल्याण इनका मकसद नहीं है। अगर लोक कल्याण मकसद होता तो मैं दावे से कह रहा हूं ऐसी स्थिति बनाई जाती जिससे कि एक गरीब के बच्चा को भी और मुख्यमंत्री के बेटे को भी एक ही स्कूल में पढ़ने की व्यवस्था होती और एक ही अस्पताल होता, जहां प्रधानमंत्री से लेकर एक रिक्शा चलाने वाले गरीब व्यक्ति की बच्चे के भी इलाज हो सके, उसकी पढ़ाई हो सके। बचपन में हमारी पीढ़ी नारा लगाया करती थी, बचपन में चाहे भंगी हो या राष्ट्रपति की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। ये पैसा उस पर खर्च होता है अगर, तो ज़्यादा लाभ मिलता समाज को, लेकिन उस पर खर्च करेंगे, जनता पढ़ जाएगी, जागरूक हो जाएगी, तो इन जैसे जाहिलों को सत्ता में बैठा के नहीं रखेगी। ये मकसद है। आज के लिए इतना ही, फिर कभी बात करेंगे। नमस्कार।